हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जल। जल मीन्स वाटर। जल की क्या महत्ता है अपने जीवन में। जल की बहुत ज़्यादा महत्व है और दिनों दिन जल की मात्रा कम होती जा रही है, जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब आप सोचिए कि आप अकेले हैं और घर पे खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, स्नान करना जैसे करें तो आपको कितने पानी की जरूरत होती है। इसी तरह आप ये देखिए कि आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, तो उसमें कितने पानी की ज़रूरत होती है। तो इसकी आप नोटिस करके उसका एक सारणी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वर्ष में हमें कितने जल की आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या नाम जल की आवश्यकता बढ़ रही है। अब हम की डेली की रूटीन की जो आवश्यकता है उनके लिए ही जल नहीं चाहिए, बल्कि गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, अन्य वस्तुओं को उगाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। और यहाँ तक कि फैक्ट्रियों में कुछ भी बनना है उसके लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। अब हम जल टोंटियों से प्राप्त करके, आपने सोचा टोंटियों में जल कहाँ से आते हैं? अब टोंटियों के द्वारा जो जल प्राप्त करते हैं वह जल किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त होते हैं, जिसकी आपूर्ति किससे होती है? पाइपों के नेटवर्क से होती है। अब आपने आपने देखा होगी कि कहीं पे तालाब, कहीं पे झील, नदियाँ, कुएं होती हैं। तो इस तरह हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? झीलों, तालाब, नदियाँ, कुओं से प्राप्त करते हैं। और हम पता है कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, परंतु उसमें क्या है? समुद्र और महासागर भी है। अब समुद्र और महासागरों का जल में बहुत ज्यादा लवण होता है, खारा होता है, नमक होता है, जो कि ना तो खुद की डेली की लाइफ के लिए यूज होता है, ना घरेलू और ना कृषि, तो वो किसी काम का नहीं था। यानी कि वो एक राइम है ना, जो टी कॉलरिज ने लिखी थी कि हर जगह जल ही जल, पर पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यानी कि चारों तरफ जल तो है पर वो पीने के लायक नहीं है। इसको पर फिर भी हम उस जल का भी प्रयोग करते हैं। महासागरों का जो उन तालाबों, झीलों, नदियों में कैसे पहुंचता है जल, जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं। यानी कि हम उस जल का प्रयोग तो करते ही हैं। अब जल चक्कर क्या होता है? कि जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने देखा होगा कि आपके कपड़े सूख जाते हैं, फर्श पर फैला हुआ पानी सूख जाता है, तो ये क्या होता है? वर्षा के बाद गीली सड़कें सूख जाती हैं। तो आपके मन में आए होगी कि जल कहाँ गया? ये जल जो होता है जब गर्म करते हैं तो जिसमें नमक घुला है, हमने क्या पाया कि जल वाष्पित हो गया और नमक शेष रह गया। इस क्रियाकलाप में बहुत अधिक गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। आपने घर पे पानी को गर्म करते हैं तो वो जैसे जैसे गर्म होता जाता है वो वाष्प बनता जाता है और लास्ट में पानी खत्म हो जाता है। इस प्रैक्टिकल से हम अनुभव करते हैं कि जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करता। इस पर बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे हम देख नहीं सकते। जल को गैसीय अवस्था में चेंज करने के लिए, यानी कि उसको गर्म करना जरूरी है। देखा गया कि सड़कों, छतों, जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। दो एक जैसी प्लेटें लेंगे, एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में, दूसरी प्लेट को छाया में रख देंगे। अब दोनों प्लेटों में बराबर जल डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक 15 मिनट बाद दोनों प्लेटों का परीक्षण करेंगे। हम क्या देखते हैं? जो धूप में प्लेट रखी हुई थी उसका पानी उड़ गया है। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों में भरे जल पर पड़ती है और खेतों में जाती है, जिससे क्या जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तथा जल में घुले लवण शेष रह जाती है। अब हम एक और प्रैक्टिकल करते हैं कि छाया वाले स्थान में रखी प्लेट से भी जल विलुप्त हुआ था, पर उसमें समय अधिक लगा था। यानी कि वायु गर्म होती है, जब गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने ऊष्मा प्रदान करती है, इसी प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती रहती है। तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी को जल की स्थिति बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन अधिक तेजी से होता है। अब क्या होता है कि पौधों के द्वारा भी जल की क्षति होती है। अब जैसे जैसे पौधों की वृद्धि होती है तो जल की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें से जो उपयोग किया है वो जल कुछ ही मात्रा में उपयोग होता है, और जो शेष वाटर होता है, शेष पानी जो होता है वो स्ट्रोमेटा द्वारा, रंध्रों द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं, ट्रांसपीरेट हो जाते हैं और वो
वाष्प बनकर उड़ जाता है। अब वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। अब क्या है, हम एक प्रैक्टिकल करते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। जल से भरा आधा गिलास लेंगे, गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछेंगे, जल में कुछ बर्फ डालेंगे और हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे। हम देखते हैं कि जल के गिलास के बाहर जल की बूंदें आ गई, यानी कि क्या हुआ कि जल जो था वो गिलास के बाहर ठंडा हो गया, जिससे जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो गई। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः लाने के लिए संघनन प्रक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है, ठंडी हो जाती है, प्राप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिसे जल कणिका कहते हैं, उसमें चेंज हो जाते हैं और ये जल कणिकाएं जो है वो वायु में तैरती रहती है और हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। और ये जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े माप की जल की बूंदें बना लेती है। इनसे कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है, जल कणिकाएं जब आपस में मिल जाती है तो इतनी भारी हो जाती है नीचे गिर, और इन गिरती बूंदों को हम क्या कहते हैं, वर्षा कह देते हैं। विशेष परिस्थितियां हम या ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं, वर्षा ओले और हिम के रूप में वापस धरती पर आ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जल चक्र। अब है पुनः महासागरों की ओर। अब वर्षा हुई, हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में जल आ गया। अब ये जल क्या होता है कि महासागरों के तल से ऊंचे होते हैं, पृष्ठ जो होते हैं। अब वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा हुआ अधिकांश जल क्या होता है, वापस महासागरों में चला जाता है। हिम पिघल कर जल बन जाती है, जल पहाड़ों से झरनों नदियों के रूप में नीचे आती है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों झरनों में चला जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती है और अंततः वो महासागर में चल जाती है। वर्षा का जल भी झीलों तालाबों को भर देता है। अब वर्षा के जल का कुछ भाग तो भूमि द्वारा सोख लिए जाते हैं, जो कि मृदा में विलुप्त हो जाता है, और कुछ भाग जो होता है वो वाष्पन द्वारा उड़ जाता है। अब जो जल भूमि में चला गया उसको हम भूम जल कहते हैं, और कुओं में जो जल होता है वो भूम जल ही होता है। इस प्रकार झीलों के जल का स्रोत भी भूम जल ही होता है। अब जब हैंडपंप या जल नलकूप से खींचा गया जल भूम जल से आता है। कई स्थानों पर हैंडपंप में बहुत थोड़ा पानी आने कहते हैं कि नीचे धरती में पानी कम हो गया है, इसलिए और अधिक गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। इस तरह ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक जमीन कंक्रीट से ढकी होती है, ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे कि वहाँ पर भूम जल कम मिलता है। अब जानते हो कि भूमि के स्तर पर वर्षा रूपी जल ओलों और हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाते हैं। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में चला जाता है और हिम के द्वारा, वर्षा हिम ओलों के द्वारा वापस आ जाते हैं, और यही जो अंत में महासागरों में चला जाता है वो हमने आपको बताया था कि ये जल चक्र होता है। अब यदि वर्षा भारी हो तो क्या होगा, भारी वर्षा होगी तो भी अपने को नुकसान देगी। कैसे, जब ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे वर्षा बहुत होती है, हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून में होती है, जिससे गर्मी के दिनों में वह वर्षा में राहत देती है, परंतु बहुत सी फसलों का बोझ मानसून के आने पर निर्भर। परंतु अत्यधिक वर्षा जैसे कि चेरापूंजी में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। भारी वर्षा से नदियां, झीलें, तालाब का जल स्तर बढ़ जाते हैं, जिससे वो फैलकर बाढ़ का कारण बन जाती है, और कई गांव, शहर, फसलें, जानवर जो होते हैं वो जल में डूब जाते हैं, जिससे कि सारी प्रकृति प्रभावित होती है। यदि काफी समय तक वर्षा ना हो तो क्या हो, यदि काफी समय तक वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, समय पर किसान खेती नहीं कर पाएगा और खाद्य पदार्थ जो हैं वो कम मात्रा में मिलेंगे, जिससे कि सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह अगर वर्षा नहीं हुई तो भी हमें बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। हम जल को, एक छोटा बाग, पौधे, जंतु, मनुष्य के उपयोग होता ही है। अब हम इस जल को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं कि हम उसको, वर्षा के जल को इकट्ठा करें, भूमि में जो जल है उसका प्रयोग हम करें, और जो डेली में अपने घरेलू कामों में हम जल लेते हैं उसका सीमित मात्रा में प्रयोग, इस तरह हम जल का प्रयोग जो होते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। अगर इसी तरह जल का प्रयोग होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी से जल खत्म हो जाएगा।
अब इन्हीं कारणों से संसार से बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है, इसलिए आवश्यक है जल का विवेक पूर्ण उपयोग होना चाहिए। अब वर्षा के जल का संग्रहण, अब हम वर्षा के जल का संग्रहण करना बताते हैं। सॉरी, वर्षा के जल को एकत्रित करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। और संग्रहण का मूल मंत्र क्या है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्रित कर लिया जाए, यानी कि जो है वर्षा के जल को छत पर इकट्ठा कर लिया जाए। इस पर वर्षा का जल कुछ भाग बहकर नदियों झीलों में पहुंच जाता है, कि वो बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि ये जल हमारी चारों भूमि के वापस नहीं आएगा। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अब इसमें हमको दो तरीके से जल को संग्रह कर सकते हैं। एक तो हम भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे में ले जाया जाए, जहां से ये मिट्टी में रिसाव द्वारा भूमजल में परिवर्तित हो जाएगा। एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधा ही पहुंचने दिया जाए। इस तरह हम जल का प्रयोग सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। और